हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, एक नए दिन एक नई सोच के साथ आज की सेशन में हम लोग अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हो चुका आपका 12 सितंबर और एसएससी एमटीएस एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। तो साथियों, इस नए दिन के साथ बिल्कुल नए जोश के साथ कि इस बार हमें एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में जितने भी हम प्रश्न करने वाले हैं ना, जिस तरह से एसएससी ने सीजीएल का पैटर्न पे सॉल्व बनाया था, पिछले वर्षों के आधार पे बनाया था। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में आपको हम ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं कि लगेगा आपको कि आपने बिल्कुल ओरिजिनल सवाल करें। आज की सेशन से टोटल साथियों कम से कम हम लोग 50 to 55 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग जीके के प्रश्न में बात करेंगे, इंग्लिश के प्रश्न में बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में साथियों रीजनिंग के प्रश्न में बात करेंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा इस सेशन का लोग आप काफ़ी अच्छे से बी पॉजिटिव के साथ लेंगे। याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका जस्ट रिलैक्स होकर ये क्लास लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने इस सेशन में ऐसे प्रश्न लिए हैं कि जो आपके परीक्षा के लिए समझिए 99% साथियों वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम, राधे राधे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसी पॉजिटिव के साथ हम लोग ये सेशन को अच्छे से देखेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। याद रखिए दोस्तों, सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है। हमारे सौर मंडल में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। तो साथियों, हमारे सौर मंडल में शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्तों, टाइटन है। मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले काफ़ी दोस्त इसको भुला कर टाइटन दे देते हैं। नहीं दोस्त, टाइटन होता है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है। महमूद गजनी के साथ बंधक बनाकर किस विदेशी यात्रा को भारत लाया गया था। तो साथियों, महमूद गजनी के साथ बंधक बनाकर किस विदेशी यात्रा को भारत लाया गया था। राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए, अल बरूनी को लाया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए आप लोग। तो सीके नायडू ट्रॉफी की बात करेंगे तो साथियों ये क्रिकेट से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिस तरह साथियों अंडर 19 होता है ना, ये आपका अंडर 25 से संबंधित रहता है। जो आपका सीके नायडू ट्रॉफी होता है ना, ये अंडर आपका 25 वर्षों के लिए ये होता है। ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो साथियों, इनमें से मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन है, बताइए आप लोग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंस और द रेस ऑफ माई लाइफ। तो अनब्रेकेबल किसका है, मैरी कॉम का है। याद रखिएगा साथियों, मैरी कॉम जी का है। और उसके बाद द टेस्ट ऑफ लाइफ किसकी है, युवराज सिंह का है। याद रखिएगा साथियों। और उसका द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसका है। तो याद रखिए दोस्तों, कपिल देव जी का है। मोस्ट चारों याद रखेंगे आप लोग। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। वसा के पाचन पर कौन से अणु बनते हैं। तो साथियों, वसा के जो पाचन पर ये कौन से अणु बनते हैं, राइट ऑप्शन देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका फैटी एसिड जिससे आप लोग वसीय अम्ल और आपका ग्लिसरॉल बनता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, जितने भाई चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि दोस्त जिस तरह से एसएससी आपका पैटर्न शुरू किया है ना एग्जामों के लिए, वैसे हम आपको डेली के डेली क्लास अब प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली साथियों 11 आपका सुबह के 8 AM पे जो कि मॉडल पेपर चलती है, और आपका 11:30 AM पे साथियों मैथ की क्लास। सॉरी कल की आपकी मैथ की क्लास नहीं लगा था, लेकिन शाम को 7 PM पे जो साथियों आपका, और उसके बाद एक क्लास आपका 7 PM पे। तो तैयार रहेगा साथियों, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंस वाले होंगे। तो एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों, एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कि शैली कथकली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से होकर कौन सी नदी बहती है? तो साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से होकर कौन सी नदी बहती है? तो याद रखेंगे साथियों, कौन सी नदी बहती है बताइए? तो सोन नदी बहती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। टारगेट हमेशा याद रहे दोस्तों, आज की इस सेशन से हम आपको टारगेट कम से कम दोस्त 45 दे रहे हैं। टारगेट आपका 45 प्रश्न सही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती? तो आप सभी को पता होगा, सौराष्ट्र के कप्तान जो थे जयदेव नाथकड़ जी काफ़ी खतरनाक फाइनल मैच में खेले थे। तो याद रखिए रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती? तो आप सभी को पता होगा सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र के कप्तान कौन थे? जयदेव उनादकड़ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें फाइनल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था इसलिए। और साथियों सर्वाधिक रन कौन बनाए थे जब का 2022-23 में रणजी ट्रॉफी हुआ था? तो मयंक अग्रवाल ने बनाया था साथियों। याद रखिए कितना रन बनाया था? लगभग साथियों 890 रन के करीबन बनाया था। कर्नाटक के प्लेयर थे ये। आपके पेपर में सवाल पूछ सकता है कि 2022-23 में रणजी ट्रॉफी में किस टीम के खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाया? तो मयंक अग्रवाल ने बनाया था कर्नाटक से 890 रन। जयदेव उनादकड़ ने क्या किया था? फाइनल के मैच में सबसे अधिक विकेट लिए थे और रन भी मारे थे। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। सौराष्ट्र के कप्तान भी यही थे। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों जो कोई धन विधेयक है या कोई विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिए दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है, इस्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो साथियों इस्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो याद रखिए शिक्षा क्षेत्र से है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों का निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? आपका अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्य के राज्यपाल संबंधित है क्या? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सर जी। 153 जो अनुच्छेद आपका राज्य के राज्यपाल संबंधित है। और आपका 156 अनुच्छेद किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन। तो याद रखिए दोस्त जो आपका 100 अनुच्छेद 100 इस तरह से हम लोग का इसका राइट पहले देख लेते हैं। तो इनमें देखिए केवल 2 रंग हो जाएगा, 1 2 केवल एक सही है तो हम लोग सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका 153 राज्यों के राज्यपाल संबंधित है। 156 आपका दोस्त याद रखेंगे जो राज्यपाल की क्या होती है, जो राज्यपाल की कार्य विधि होती है, जो पदा विधि होती है, जिसे आप लोग साथियों की जिसे बोला जाता है ना कि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, वही आपका 156 से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति किससे संबंधित है? तो 155 संबंधित है। ये जो सवाल दिया ना, यदि आपसे पूछ दिया कि अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और एक सवाल और पूछता है 154 किससे है? तो 154 साथियों आपका जो राज्य की कार्यकारी शक्ति संबंधित है। क्या है? राज्य की कार्यकारी से संबंधित है। आप लोग ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके तो आपका 153 किससे हो गया? राज्य के राज्यपाल से। 154 क्या हो गया? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति से। 155 क्या हो गया? राज्यपाल की नियुक्ति से होता है। 156 जो आपका ये दे रखा है तो ये होता है दोस्तों एक प्रकार का राज्यपाल की पदाविधि, जिसे आप लोग बोलते हैं, जैसे जानते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण होगा, तो वो होता है 156। तो इस तरह से हम लोग का सी ऑप्शन केवल प्रश्न में केवल सी ऑप्शन जो है कि केवल 153 ही बॉल राइट है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए दोस्तों भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की जो नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है वो किस अनुच्छेद में है? तो सर जी आपका अनुच्छेद 75 में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, परमाणु नाभिक निम्नलिखित में से किस युग में से बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा होगा, लेकिन दोस्त ये सवाल मतलब आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो बताइए परमाणु जो नाभिक हो वो किस युग में से बना होता है? तो सर जी ये तो बता है Pn प्लस न्यूट्रॉन से बना है। किस साथियों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। याद रखिए परमाणु जो नाभिक बने होते हैं वो किससे? न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है, न्यूक्लियस। तो क्या होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन सी देखिए यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन दे रखा है। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है,
जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो साथियों जड़त्व के नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? सर जी गति का पहला नियम कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न ये आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? यदि दोस्त आपको सवाल मिल जाए कि प्राथमिक क्षेत्र हो या आपका कोई भी मतलब क्षेत्र जो कि प्राकृतिक की बात हो रहा है दोस्तों, वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो हमेशा याद रखिए तो प्राथमिक क्षेत्र होता है दोस्त। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन। और द्वितीय क्षेत्र जो कि मालिक किसान खेती करता है, उगाता है, तो इसे प्राथमिक, जो वहाँ ले जाता है ना दोस्तों उसे द्वितीयक बोलता है, और जो लेकर उसे बेचता है उसे तृतीयक बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो मेरे भाई कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो याद रखिए पाली है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? तो साथियों जो नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? तो सर जी याद रखिए रेडियोधर्मी है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप लोग काफ़ी अच्छे से याद भी करोगे, क्योंकि दोस्त देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो अब वही हम आपके लिए प्रश्न बना रहे हैं दोस्त कि जिस तरह से एग्जाम में आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों, बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल दमदार, बिल्कुल साथ में बी पॉजिटिव के साथ आप लोग डेली क्लास लिए, और पूरी ईमानदारी से जो मैं ये क्लास तैयार करता हूँ आपको डेली क्लास लेना है सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंबन शेर का मुहाना कहा जाता है? बताइए दोस्त, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंबन शेर का मुहाना कहा जाता है? तो सर जी सिंधु नदी को कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है? तो साथियों जो हरित गृह प्रभाव होता है वो किसके कारण होता है? सोचिए एक बार राइट ऑप्शन दीजिए। तो किसके कारण होता है? तो सर जी मीथेन के द्वारा होता है, CH4। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऐसे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21। निम्न में से कौन से स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था? चलिए दोस्त बताइए कौन से स्थान पर भगवान महावीर जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो सर जी ये तो पावापुरी में हुआ था। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिएगा 30 सितंबर को जो आपका एग्जाम होगा ना, पहले ही शिफ्ट में साथियों या तो भगवान महावीर से संबंधित प्रश्न देगा या तो बुद्ध सिंह जी से जरूर सवाल देने का आपके पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं में पाई जाती है। बताइए दोस्तों जो आपका द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं ये किस में पाई जाती है? तो याद रखिए रेटिना में पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? बताइए दोस्तों जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसको तो सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता था, ये सभी को पता होगा। तो उसका तत्काल जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमावी था। ऑप्शन ए मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। अष्ट दिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? तो साथी जो अष्ट दिग्गज थे यानी 8 लोग थे वो उनका संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो सर जी कृष्णदेव राय जी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइए दोस्त भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर जी कुंचिकल जलप्रपात है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ से आपका दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए। गुलाम वंश के कुछ शासकों का नाम नीचे दिया गया है, जैसे आपका दोस्त रजिया सुल्तान, पी क्यू इल्तुतमिश, आर कुतुबुद्दीन ऐबक, एस गयासुद्दीन बलबन, टी मसूद शाह। तो साथ उन्हें पहले से आखिरी तक उनके राज्यकाल के अनुसार व्यवस्थित, उन्हें पहले से आखिरी तक। अब ये 5 जैसे दिया गया है दोस्तों, गुलाम वंश के कुछ शासक दिया गया नाम, जैसे आपका रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, मसूद शाह। ये पहले से पहले पर कौन आया था आप सभी को पता होगा दोस्तों। सबसे पहले कौन आया था आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नंबर कौन सा है मेरे भाई? आप लोग फटाफट देखते चलेंगे।
तो कुतुबुद्दीन देखिए आर पे है, तो आर को हम लोग पहले सेट करेंगे। और कब आया था ये याद रखिएगा दोस्तों, 1200 लेकर 6 से लेकर 1210 के बीच में आया था। और इन्हीं ने साथियों पहले दिल्ली मतलब क्या बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था, जो कि साथियों की जो दास वंश था यानी मामलुक राजवंश था। आपने नाम सुना जो कि आपके पेपर में पूछता है कि मामलुक राजवंश यानी दास वंश का दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसी के शासन में पहले दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि साथियों 1206 से लेकर 1210। तो यहाँ पे हम लोग आर को सेट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया था, तो सर जी 1210 के बाद इल्तुतमिश आ गया था। तो देखिए इल्तुतमिश क्यों है, तो क्यों को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश कब आया था, तो इल्तुतमिश आपका आया था 1211 में। और कब आया था दोस्तों, ये 1200 लेकर 11 से लेकर 1236 के बीच में था। अब दोस्तों आपके इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ये साथी जो कि दिल्ली में जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है ना, तो पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा। और साथियों जो अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो कि लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी जो था लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। तो उसके बाद पहले कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे पर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखिए क्यों पे है, आर क्यों हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया था, रजिया सुल्तान आई थी, सभी को पता होगा। रजिया सुल्तान कौन सा अक्षर है, रजिया सुल्तान देखिए पी है, तो हम लोग इसको पी के पहला आपका कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका साथियों इल्तुतमिश, तीसरा आप कौन आया था दोस्तों, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब आई थी, 1236 से लेकर साथियों 1240 के बीच में रही थी। उसके बाद चौथे नंबर पे महमूद शाह आया था, महमूद शाह टी देखिए आर क्यू पी टी है, आर क्यू पी टी। उसके लास्ट में एक ऑप्शन कौन बच गया, और आर क्यू पी टी यस, देखिए लास्ट में गयासुद्दीन था, तो आर क्यू पी टी यस ऐसा ऑप्शन है, आर क्यू पी टी यस देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ध्यान देंगे साथियों, पहले नंबर पे याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे नंबर पे साथियों इल्तुतमिश, तीसरे नंबर पे रजिया सुल्तान, चौथे नंबर पे महमूद शाह और साथियों 5वां नंबर पे गयासुद्दीन बलबन। मोस्ट और इनमें से हमेशा याद रखिएगा, जो कि अगर दी आपके पेपर में पूछ दिया कि जो कि साथियों पहले दिल्ली सुल्तान कौन बना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के याद रखिए दास वंश किसके शासनकाल में हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था, तो दास वंश था। क्या नाम था, मामलुक राजवंश। उसके बाद एक सवाल और आपको याद रखेंगे, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित अपनी राजधानी कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा। ओके दोस्त, चलिए इस तरह से ऑप्शन है, ध्यान देखिए आप लोग, ये याद रखिए आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है, शाहजहां के पिता कौन थे, तो मेरे भाई शाहजहां के पिता कौन थे, सभी को पता होना चाहिए, जहांगीर थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, MICR तथा IFC कोड इनमें से किस दस्तावेज में होता है। इस तरह का सवाल आएगा ना, यदि आपने ऑप्शन पढ़ा तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए MICR या तथा IFC कोड पासवर्ड संबंधी बिल्कुल नहीं है, पैन कोड नहीं है, पैन कार्ड बैंक चेक से है, याद रखिए IFC कोड कब लगता है, बैंक चेक से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए, उम्मीद करूंगा दोस्त काफ़ी अच्छे से आपको हर एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई। बिल्कुल यार एकदम ईमानदारी से हमने सेट किया आपके लिए, वही सवाल करेंगे जो कि आपके पेपर में बने सवाल। तो प्रधानमंत्री पद हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है, पद लेना है, तो दोस्तों आपका मतलब कि मिनिमम कितना एज होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, डैश ने मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया था। तो साथियों किसने मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया था, बताइए आप लोग फटाफट दीजिए। तो सर जी गदर पार्टी ने किया था। तो दोस्त इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है, जनवरी 2023 में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया था। तो साथियों जनवरी 2023 में क्या हुआ था, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया था, जो कि साथियों 2022 का था, वो 2023 में नामित किया गया था। तो कौन से प्लेयर थे, विराट कोहली जी हो सकते, बिल्कुल नहीं, काफ़ी उनका इसमें फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा था 2022-23 में। बाबर आजम, भाई साहब बाबर आजम समझिए उनका कैरियर बहुत इसमें नाजुक स्थिति में चल चुका है। बेन स्टोक थे, याद रखिए दोस्तों, बेन स्टोक किस टीम के हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, काफ़ी मतलब खतरनाक प्लेयर समझ जाते हैं। तो दोस्त याद रखिए इस तरह से बेन स्टोक, जो कि साथियों उन्हें जनवरी 2023 में ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का चुना गया था, नामित किया गया था बेन स्टोक को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, देवराय प्रथम को किस बहमनी शासक ने हराया था। तो साथियों देवराय प्रथम को किस बहमनी शासक ने हराया था,
क्या बता सकते हैं? तो सर जी फिरोज शाह ने हराया था। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहमनी शासक फिरोज शाह था, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिए। अब यहाँ से देखिए आपको दोस्त इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे, तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान से हर प्रश्न को देखेंगे मेरे भाई, ओके। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या दिया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा। जैसे पिक एंड चूस, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? आप बताइए। पिक एंड चूस का मतलब हो जाएगा दोस्त कि अपने की एकदम ध्यान से चुनना, या तो दोस्त सावधानी से चुने। तो इन्हें बताइए तो क्या हो जाएगा? पिक एंड चूज का मतलब क्या हो जाएगा? सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस। इसका मतलब क्या? विकल्पों में से केवल सर्वश्रेष्ठ को ही चुनना, सर्वश्रेष्ठ का ही चयन करें। पिक एंड चूज ऐसा ऑप्शन देखिए। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आफ्टर ए क्राइसिस, बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन समवन ऑन ए टॉपिक, ऐसा तो नहीं बात हो रहा। ऑल ऑफ द वेयर, कैसे ऑल ऑफ द, बिल्कुल नहीं। पिक एंड चूज इसका मतलब ध्यान से चुनना, या तो पिक का भी चुनना होता है, चूज का भी चुनना होता है। तो ध्यान से चुनिए, एकदम ध्यान से। ऑप्शन के हिसाब की बेस्ट चॉइसेस क्या दिया? विकल्पों में से केवल सर्वश्रेष्ठ को ही चयन करें, ओके मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट मुहावरा होता है इडियम का मतलब, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक और इडियम आ गया, टू ड्रा अ ब्लैंक। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? रिक्त स्थान निकालने के लिए, टू ड्रा अ ब्लैंक। तो दोस्त रिक्त स्थान निकालने के लिए, जैसे साथियों कि आप समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में बात करते हैं, टू बी अनएबल टू गेट इन्फॉर्मेशन, थिंक ऑफ समथिंग आर अचीव समथिंग। जैसे कि साथ ही कोई नतीजा मतलब रहता है कि बस टू फेल इन एन अटेम्प्ट इन अनसक्सेसफुल। जैसे हम लोग कोई साथियों को करते हैं इन्फॉर्मेशन या समथिंग अचीव की बात हैं, तो क्या हो जाता है उस समय हम लोग पहले अटेम्प्ट में क्या हो जाता है? अनसक्सेसफुल मिल जाता है ना। तो वही बात कर रहा है, टू ड्रा अ ब्लैंक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त? टू गेट नो रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? टू गेट नो रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? खाली पन्ने पे इसका मतलब कोई नतीजा नहीं निकला, तो कोई मतलब नतीजा नहीं निकलने के लिए। तो इस तरह से हम लोग का दोस्त सी ऑप्शन क्या है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके मेरे भाई, ध्यान देंगे आप साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन वो सिलेक्ट करना है विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। आपका जो ग्रुप दिया गया है तो उसका सेम मीनिंग निकले, सेम अर्थ निकले। जैसे अ वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ कॉन्वेंट। अब इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है दोस्तों एक जो महिला है, जो एक हु इज इन चार्ज ऑफ ए कॉन्वेंट, एक प्रकार का दोस्तों एक महिला जो एक कॉन्वेंट का मतलब होता है कोई मठ, या दोस्तों भिक्षुड़ी बोला जाता है ना, कोई मतलब आपका विश्वविद्यालय में महिला भिक्षुड़ी होती है ना, वही बोला जाता है। क्या वहाँ क्या एक चार्ज है, एक महिला जो कि एक कॉन्वेंट की प्रभावी अधिकांश है, भिक्षुड़ी है, मठ विद्यालय का भिक्षुड़ी है, जिसे शिक्षिका बोला जाता है, वहाँ की एक चार्ज है। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या? भिक्षुड़ी बोला जाता है एक प्रकार का। तो उससे क्या बोलेंगे? उसके लिए सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? अबेस हो जाएगा। बिल्कुल, अबेस का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे तो अबेस का मतलब महंतीन। क्या होता है? महंतीन होता है, यही बोला जाता है। अ वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ कॉन्वेंट, इसका मतलब अबेस बोला जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। एक महिला जो कि एक मठ का या आपका विश्वविद्यालय का क्या हो, भिक्षुड़ी हो, महंतीन हो या शिक्षिका हो, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इडियम वर्ड। अब एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है, आप सभी को पता होगा। तो सिरेने का मतलब क्या होता है? अब सिरेने का मतलब एक प्रकार का होता है दोस्त, शांत होता है, शांत होता है, आपका स्थित होता है, और बहुत चीज़ आपका चुपचाप होता है, धीमा होता है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? सिरेने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सर जी विलोम शब्द अनपर्टर्ब्ड का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका बेफ्रिक होगा। आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा? जैसे आपका अनपर्टर्ब्ड का मतलब बेफिक्र, प्लीज्ड का मतलब एक प्रकार का प्रसन्न होता है, तो क्या प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। कंपोज का मतलब होता है शांत होता है, क्योंकि हमें विलोम शब्द बताना है तो शांत का शांत तो हो नहीं सकता है। एजिटेटेड हो सकता है, क्योंकि एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित होता है, तो उत्तेजित बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, तो शांत का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। उसके अपोजिट बताना रहता है विलोम शब्द, तो इस तरह से सेरेने क्या हो जाएगा? एजिटेटेड हो जाएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली कौन सा है मेरे भाई? बताइए आप लोग। कॉम्प्राइज बिल्कुल राइट है, लीगली बिल्कुल राइट है, लीगली होता है।
लीदर। अब लीदर का स्पेलिंग क्या होता है? LETHER। जैसे इसका मीन्स क्या होता है? कोई स्किन का, बेल्ट का, स्ट्रैप का, जैसे लेदर का कोई कपड़ा होता है, कोई मतलब कि जैकेट वैकेट होता है तो बेल्ट होता है। लीदर मीन्स क्या होता है? स्किन होता है, बेल्ट होता है, स्ट्रैप होता है। तो देखिए सी इनमें से इनकरेक्ट है। स्पेलिंग क्या होता है? LEA होता है, THER होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। अपना भी स्कोर आप लोग बताते चलेंगे, अपना भी हर एक क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे। आपको भी एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपका किस जोन में कौन सा वीक बता रहा है, ऐसा आपको पता लगेगा मेरे भाई। इसलिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, चूज द बेस्ट सुटेड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो साथियों सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? तो सर जी सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। अब आपका एनोमली का बताइए क्या हो जाएगा? अब एनोमली का यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा? एक प्रकार का दोस्तों विसंगति बोला जाता है। अब आप सोचेंगे विसंगति कैसे बोला जाता है? तो विसंगति मतलब जिसे आप लोग असंगति कहते हैं उसी को असंगति, और एक प्रकार का नियमहीनता भी बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा मतलब? इसका नॉर्मल, सामान्य, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं, तो मेरे भाई इरेगुलरिटी हो जाएगा। अनियमितता, नियमहीनता, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनियमितता हो जाएगा, यानी इरेगुलरिटी हो जाएगा। तो एनोमली का मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इरेगुलरिटी हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? अखंडता होता है, अखंडता होता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इरेगुलरिटी दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। सिनोनिम्स क्या होता है? बिल्कुल उसके समान शब्द बताना रहता है, ऐसा कि नहीं अपोजिट नहीं, उसके समान। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? स्टेट ऑफ लॉलेसनेस आर पॉलिटिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है दोस्त? आप बता सकते हैं। जैसे दोस्त की अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है कि जैसे सरकारी प्राधिकार है, इसके अभाव कारण जो कि अराजकता या राजनीतिक अर्थव्यवस्था की स्थिति बोला जा रहा है। तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइए, जिसे सरकारी प्राधिकारी, इसके अभाव के कारण जो अराजकता होता है या आपका राजनीतिक होता है अर्थव्यवस्था की स्थिति, तो उसके लिए एक शब्द क्या, वन वर्ड में बताना है। जैसे आपका ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो सर जी एक तो आपका मतलब होता है स्वयं शासन होता है। क्या होता है? स्वयं शासन, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? स्वायत्तता बोलते हैं उसी को। और आपका अनार्ची का मतलब क्या होता है? तो ये एक प्रकार का अराजकता बोलते हैं। क्या दोस्त? अराजकता बोला जाता है। उसका डेमोक्रेसी का सभी को पता, प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र इसी को बोला जाता है। और उसका ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र। क्या? कुलीन तंत्र, ध्यान देंगे आप लोग। तो इनमें से कौन सा जाएगा? अराजकता संबंधित कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो सर जी एनआरची हो जाएगा मेरे भाई। एनआरची का मतलब क्या होता है? अराजकता ही होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ से आप लोग चूज वो करना है जो कि इनकरेक्टली है। एल्यूजियंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एल्यूजियन का मतलब इशारा होता है। स्पेलिंग देखते चलेंगे कौन किसमान है। और परपिटुएशन का मतलब क्या होता है दोस्त? एक प्रकार का स्थिरता होता है। सब आप याद करते चलेंगे, स्थिरता होता है। अब आपका ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्यूरो जो आपका विभाग, कार्यालय। अब रेपिटेटिव का मतलब क्या होता है? दोहराव का स्पेलिंग क्या होता है सर जी? तो REPE तो होता है, लेकिन दोस्त हमेशा याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन इनकरेक्टली हो या मिस स्पेल्ड हो, उसमें दोस्त केवल एक वर्ड से स्पेलिंग या तो गलत हो जाएगा या तो सही होगा या तो मिस देगा। जैसे देखिए REPETI होता है मेरे भाई, TITEV। देखिए इसमें यहाँ टी के पहले वाले आई दे रखा है, यहाँ देखिए प्रश्न में ई दे रखा है, तो यहीं से रॉन्ग हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था। तो क्या होता है स्पेलिंग? REPTITIV होता है। ध्यान देंगे जो दोहराव होता है, दोहराते हैं हम लोग, तो इस तरह से इनकरेक्ट कौन है? डी है हम लोग का। डी यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है? अ वायलेंट और फोर्सफुल फ्लो ऑफ फ्लूइड, वन वर्ड। तो दोस्त इस तरह का सवाल आपके पेपर में बनता है कि नहीं? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? जो आपका अ वायलेंट और फोर्सफुल फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसका मतलब तरल पदार्थ का जो तीव्र या सशक्त प्रवाह, उसे क्या बोलते हैं? जो तरल पदार्थ होता है उसका तीव्र या आपका सशक्त प्रवाह, उसे क्या बोला जाता है? तो सर जी उसे तो टोरेंट बोला जाता है। अब टोरेंट का मतलब क्या होता है? तो टोरेंट का मतलब धार होता है, याद रखिए। हैमलेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का छोटा गाँव होता है। अब वेवी का मतलब क्या होता है? झुंड होता है। और आपका स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? इसकी मतलब धारा होता है।
स्टीम मतलब धारा होता है, लेकिन टॉरेंट का मतलब क्या होता है, केवल धार होता है। तरल पदार्थ का तीव्र या सशक्त प्रवाह क्या होता है, धार बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम इंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, इंथुजियाज्म बोला जाता है ना, उत्साह बोला जाता है ना, काफ़ी हर्षोल्लास रहता है, इंथुजियाज्म है। तो उसके लिए एक्साइटमेंट, एंटोनिम बताना है। एक्साइटमेंट होगा क्या, बिल्कुल अपोजिट। लेथार्जी, बिल्कुल लेथार्जी हो सकता है, क्योंकि लेथार्जी का ही मतलब होता है क्या, दो लेजीनेस होता है, एक प्रकार का सुस्ती होता है, आलस होता है, और आपका स्लॉथ होता है, इंडोलसेंस होता है। तो लेथार्जी ही हो सकता है। पैसन क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। डेवोशन बिल्कुल नहीं होगा। तो बिलोम क्या हो जाएगा, इंथुजियाज्म। खुशी के क्या हो जाएगा, मतलब कोई खुशी रहेगा तो सुस्ती, आलस, काफ़ी दुखी, इस प्रकार का बनेगा ना। तो इंथुजियाज्म का मतलब क्या हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगा दोस्त। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 43 क्या दिया है। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। चलिए दोस्त, इनमें से 4 शब्द दिए गए हैं कि 3 किसी न किसी तरीके से समान है, लेकिन इनमें से एक भिन्न है। तो वही आपको भिन्न वाला बताना है। जिस देखिए, क्लर्क, न्यायालय, योद्धा, अभिनेता। बताइए दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपका रीजनिंग बिल्कुल दमदार होगा तो दोस्त इस सवाल को आपको खटाक से उड़ा सकते हैं। जिस देखिए, क्लर्क और योद्धा, अभिनेता एक प्रकार क्या है दोस्त, एक प्रकार ये तो आपका सभी पेशे से या तो नौकरी, इसे बोलते हैं क्लर्क को लिपिक भी बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, लिपिक भी बोलते हैं। तो दोस्त एक प्रकार का जो क्लर्क है, लिपिक है, योद्धा है, अभिनेता, एक पेशेवर से क्या है, एक नौकरी के शीर्षक संबंधित है, नौकरी से क्या है, नौकरी से संबंधित पेशेवर है। जबकि साथियों न्यायालय क्या है, एक प्रकार का, बताइए, कोई एक जगह है ना, कोई स्थान है ना। तो इनमें से असंगत क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन तो हो जाएगा, न्यायालय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यायालय, क्योंकि न्यायालय एक प्रकार का स्थान है और आपका क्लर्क, योद्धा, अभिनेता एक प्रकार क्या है, नौकरी संबंधित क्या है, ये सब एक प्रकार से संबंधित पेशा है अपना, सभी अपना पेशे से करते हैं ना। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44। अब इस सवाल को हल करना है एकदम अच्छे से। यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा दिया है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस है, तो दिए गए व्यंजक का मान बताइए। चलिए अब इसको हल करते हैं। जैसे देखिए आपका ये समीकरण दिया है, जैसे समीकरणों को हल करते हैं हम लोग। जैसे देखिए 79 दिया है, 79 माइनस दिया। अब माइनस का अर्थ क्या दिया, प्रश्न देखिए, माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस जगह हम लोग प्लस रख दिए, प्लस आपका 87 हो गया। उसके बाद 87 प्लस, प्लस का अर्थ देखिए गुणा दे रखा है प्रश्न में, तो गुणा हम लोग प्लस की जगह गुणा रख दिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद भाग का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग की जगह हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ भाग दे रखा है, तो गुणा की जगह हम लोग भाग रख दिए। अब चलिए इस समीकरण को हल कीजिए आप लोग। क्या किए हम लोग, जो साइन इंडिकेट कर रहा है बस वही हम लोग रखे हैं। जैसे आपका माइनस की जगह प्लस बोला, उसके बाद प्लस की जगह गुणा बोला, भाग की जगह आपका माइनस बोला, गुणा की जगह भाग रखा। अब बॉडमस के नियम लगा दीजिए। बॉडमस के नियम में एक पहले क्या सॉल्व होता है, आपका डिवाइड होता है, पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ से यदि हम लोग पहले भाग को हल करते हैं, यहाँ से दोस्त सेकेंड कलर सेलेक्ट किया जाए तो काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ हम लोग हल किए तो यहाँ से हम लोग का 16 आ गया, बिल्कुल सर जी। उसी प्रकार अब यहाँ से हम लोग 87 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 35 3 5 और 43, 435, इधर माइनस और इधर कितना है 79 प्लस। अब चलिए 79 और 435 को जोड़िए, कितना आ रहा है आपका 9 5 14 4 1 7 3 10 11 1 514 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा, 514 में से 16 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटा 8, उसके बाद 1 10 में से 1 घटा 9, 1 कैरी दिया तो उसको 4, 498। क्या 400, देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। क्या कोई दिक्कत हुई आपको, बताइए आप लोग। कुछ नहीं किए दोस्त, केवल बॉडमस के नियम लगाए हैं। पहले डिवाइड कर दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद एडिशन कर दिए, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी लास्ट में क्या किए, माइनस कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का 498 आ गया। क्या आप लोग समझ गए, तरीका है दोस्त, आप किसी भी तरीके से हल कीजिए, बिल्कुल यही तरीका आपको लगेगा। ओके मेरे भाई, तो 498 आएगा इस सॉल्व का राइट ऑप्शन।
क्या कोई दिक्कत हुई आप लोग को? तो एक बार प्लीज़ हमें कन्फर्म कीजिएगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, इस तरह के प्रश्नों में केवल जो जैसे यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो साथियों जो प्रश्न में दिया है ना, बस जो प्रश्न में दिया है ना इसके हिसाब से जो दिया साइन दिया है उसके हिसाब से रखना है। जैसे देखिए माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस की जगह प्लस रख दिए, प्लस देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा रख दिए, भाग की जगह हम लोग माइनस रख दिए, गुणा की जगह हम लोग भाग रख दिए, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला था, तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलें। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में पावर को आर एजेक्स और हेलो को JHP क्यों लिखा है, तो उस भाषा में नेबर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्त इस सवाल को आप लोग हमें हल करेंगे। जैसे देखिए दोस्त क्या लिखा है, एकदम अच्छे से देखिएगा। पावर को क्या लिखा है, POWER, POWER को क्या लिखा है दोस्त, RRAJX। एक समझाएंगे उसके बाद लास्ट वाला जो हमसे पूछा वो हल कर देंगे, क्योंकि सारा यही है। जैसे देखिए P आपका, पहले इस तरह के सवाल पे दोस्तों आपको क्या करना है, कोडिंग करना पड़ेगा, तभी इस सवाल का आपको बिल्कुल सही आएगा। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा इस यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से। P आपका कितना नंबर का 16, O आपका 15, W आपका 23, E आपका 5, R आपका 18 और आपका R फिर 18, उसके बाद A आपका 1 नंबर पे, J आपका दोस्त 10 नंबर पे, X आपका 24 नंबर पे। तो चलिए अब इससे आप लोग हल करेंगे, फटाफट हल करेंगे। किस नंबर पे कैसे आया, जैसे देखिए 16 से 18 कैसे आएगा, +2 किया होगा, बिल्कुल सही। 15 से 18 कैसे आया होगा, +3 किया होगा। 2 से 1 कैसे गया होगा मेरे भाई, क्या आप बता सकते हैं 2 से 1 कैसे गया होगा। W भाई ना, W 23 नंबर है, 23 से देखिए यहाँ पर W 23 है भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब W 23 है, 23 से 1 कैसे बनाया होगा। यदि हम लोग 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो साथियों हम लोग का 27 आ जाएगा ना, बिल्कुल 27 क्या हो जाएगा, 27 सर जी तो ए हो जाएगा। 27 कैसे ए हो जाएगा, याद ध्यान देखिए साथियों। ये लीजिए मान लीजिए आपका 26 ठो वर्ड होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, तो ए से लेकर 26 तक कौन होता है, 26 पे जेड होता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जेड के बाद जब भी 26 के बाद अगला नंबर है, जैसे 27 नंबर शुरू हुआ तो जुड़ने पर तो हमेशा फिर से ए से स्टार्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न में हम लोग 23 में 4 जोड़े तो 27 पे कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यदि 23 में हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 28 होता है, 28 पे कौन होता है, 26 के बाद 27 पे ए, 28 पे बी होता है, फिर 29 पे सी, उसका 30 पे आपका डी, ऐसे बढ़ता जाता है, शुरू से स्टार्टिंग हो जाता है। ध्यान देंगे आप लोग। उसी प्रकार 5 से 10 कैसे आएगा दोस्तों, 5 में हम लोग 5 जोड़ दिए, क्या कर रहा है, +2 +3 +4, उसका +5, उसका देखिए 18 से 24 क्या किया, +6 किया। 18 में यदि हम लोग +6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो क्या समीकरण बनाया, +2 +3 +4 +5 +6 किया है दोस्त, यही समीकरण क्या है। तो अब हमसे किसका पूछा है मेरे भाई, नेबर का पूछा है। जैसे NEBER नेबर, अब नेबर में n कितने नंबर पर था सर जी, 14 नंबर पे। पहले इसका आप लोग कोड कीजिए आप लोग फटाफट। E आपका 5 नंबर पे, V आपका 22 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे। तो पहले 2 3 4 5 6 का तक गया था, तो 14 2 16, 16 पे कौन होता है सर जी, P होता है। उसका 2 के 3 देखिए 5 है, ये 3 है, +3 करेंगे तो 8 पे कौन होता है, H होता है। PH देखिए सभी ऑप्शन में PH दे रखा है। उसके बाद 2 3 4 22 4 26, तो 26 पे कौन हो जाएगा सर जी, 26 पे Z हो जाएगा, PHJ। देखिए PHJ ऑप्शन देखिए C को हटा दीजिए, ऑप्शन C के यहाँ पे J है लेकिन यहाँ पर Z आएगा। उसके बाद 2 3 4 हो गया, 4 के बाद 5 में फिर +5 करेंगे 10 पे कौन होता है, J होता है। तो PHJZJ क्या ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए को हटा दीजिए क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन सी और डी में जे जे दे रखा है। लास्ट में देखिए उसके बाद 6 24, 18 5 तक जोड़े, 18 6 24 24 हो जाएगा। लास्ट में +6, 24 पे कौन होता है, एक्स होता है। देखिए PHJZJX कौन ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी दे रखा है मेरे भाई। देखिए क्या किया था दोस्तों, +2 +3 +4 +5 +6 को केवल ऐड किया था। ओके दोस्त, क्या आप लोग समझ गए, यही दिमाग लगाया था दोस्त। आपको बस समझना है बस दोस्त किस तरह से, बस इस तरह क्वेश्चन आया तो दोस्त आपको बस हर तरीके से देखना है। यदि ना आए तो दोस्त इधर उधर कर लीजिए, ऐसे क्रॉस देख लीजिए और आप नंबर को मतलब अपोजिट करके देख लीजिए। अपोजिट को हमने बताया था ना कि अपोजिट कैसे किया था, -27 हमेशा घटाइएगा। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछ दें कि बताइए कि
P का अपोजिट कितना होगा, Q का अपोजिट कितना होगा, R का अपोजिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कोड करके आपको 27 से माइनस करना है। जैसे हम आपका P आपको बता दें 16 है, तो अब 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 में 16 को घटाइए। 27 में से यदि आप साथियों 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 11 का। अब 11 का बता दीजिए कितना होगा, K हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग Q का बताइए, R का बताइए आप लोग हमें। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। ओके दोस्त, तो इस तरह से डी ऑप्शन 45 का। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। जैसे देखिए 1, 8, 7, 14, 13, 20, 19, 26, 25। अब इसको हल कीजिए, कैसे आया होगा मेरे भाई, आप लोग हल कर सकते हैं क्या फटाफट। दो तरीका हम इसको बता सकते हैं हल करने का, बहुत ही जानदार तरीका है। जैसे देखिए दोस्त 1 से 8, 8 से 7, 7 से 14, क्या आप देख रहे हैं 1 से देखिए यहाँ पे +6, उसी प्रकार दोस्त 8 से 14 +6, उसके बाद 7 से 13 नीचे और ऊपर देखते चलिए +6, 14 6 20 +6, उसके बाद 13 6 19, उसका 20 6 26 +6, 19 6 25 +6 25, 26 6 32। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा सर जी, 32 आएगा। क्या 32 दिया है, बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया है दोस्त, केवल क्या गया +6, एक को छोड़कर। जैसे 1 में +6 क्या 7, फिर 8 में +6 क्या 14, यहाँ देखते रहिए। उसका 7 में फिर 6 किया +13, फिर 14 में 6 किया 20 आ गया, 13 में +6 क्या 19 आ गया, फिर 20 में +6 किया 26 आ गया, 19 में 6 किया 25, और ऊपर हम किए 16, 26 में +6 किया 32 आ गया। तो इस तरह से बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हुई आपको, बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए क्या दिया है। इस सवाल को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे देखिए आपका दोस्त क्या दिया है सवाल, आपका दे रखा है मेरे भाई कि देखिए ONL KIHF दिया है ना, तो इसका पहले आप लोग कोड कर दीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों O आपका 15 नंबर पे, N आपका 14 नंबर पे, L आपका 12 नंबर पे, K आपका 11 नंबर पर है, I आपका 9 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, F आपका 6 नंबर पे। तो इस तरह का करने का तरीका सबसे जानदार तरीका है। जैसे देखिए दोस्त आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15 से 14 -1, 14 से 12 -2, 12 से 11, उसके बाद -1, 11 से 9 -2, 9 से 8 -1, 8 से 6 -2, उसके बाद देखिए -1 -2 -1 -2 -1 -2, फिर -1 कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो 5 हो जाएगा। 5 पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि हमने से अल्फ़ाबेट अक्षर पूछा है। तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बिल्कुल राइट हुआ बी ऑप्शन, क्या आप लोग समझिए कि नहीं एक बार। अब इसी तरीका को एक दूसरा हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक तरीका और आपको इस तरह के सॉल्व बना दे। जैसे O आपका 15 नंबर पे था, N आपका साथियों 14 नंबर पे है, आपका ONL आपका दोस्त 12 नंबर पे, K आपका 11 नंबर पे, आपका I आपका 9 नंबर पे, उसके बाद H आपका 8 नंबर पे, F आपका 6 नंबर पे। देखिए दोस्त यहाँ से क्या क्या है, 15 से -3 किया तो भी आपका 12 हो गया, 14 से -3 ये भी हो गया, 12 से -3 किया 9, 11 से फिर देखिए 11 से यहाँ पे 8 किया -3 किया तो 8 आ गया, 9 से माइनस देखिए 3 किया आपका कितना आ जाएगा 6 आ गया, फिर 8 से -3 कर दीजिए, फिर 5 आ जाएगा। 5 पे कौन होता है, ई होता है आपका, तो ई देखिए भी आपका बी राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से भी ये मेथड भी कर सकता है काम, जिस तरह से आपका दिमाग लग जाए मेरे भाई। रीजनिंग ऐसा है कि आप किसी भी तरह आपका समीकरण बिल्कुल फॉलो कर दे प्रश्न के हिसाब से तो राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में हम्प को GTLO के रूप में लिखा जाता है, तो लाइक को KHJD के रूप में कैसे लिखे, उस भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आपको हम बता दें कि मतलब कि लिखना ना पड़े, आप इसी प्रश्न में ही टैकल कर लें, बता दें आपको। जैसे देखिए दोस्त चलिए देखिए, जैसे आपका HUMP, यदि आपको ABCD याद है तो आप खटाक से कर सकते हैं। जैसे हम्प को क्या लिखा है, GTLO लिखा है ना। जैसे देखिए H के पहले कौन होता है नंबर, बताइए आप लोग। H के पहले कौन होता है, G होता है कि नहीं। U के पहले कौन होता है, T होता है कि नहीं। M के पहले कौन होता है, L होता है। P के पहले कौन होता है, U होता है कि नहीं, बता दीजिए आप लोग। क्या क्या -1 कर दिया है। H के पहले G होता है, T के बाद क्या आता है, U होता है, L के बाद M आता है, O के बाद P आता है। इस तरह देखिए, इसी प्रकार देखिए क्या दिया, लाइक को क्या लिखा है, जिसे देखिए लाइक को KHDG, जिसे देखिए लाइक को क्या लिखा है KHJD लिखा है।
तो एल के पहले कौन था? के, एच, आई, जे, के, डी, ई होता है कि नहीं? बताइए, एल के पहले के, आई के पहले एच, के पहले जे, ई के पहले डी होता है। इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका समीकरण कर दीजिए 16, 9, के, ई 5, आपका ये 4, 10, 8, आपका 11 क्या? अरे भाई साहब 16, आपका एल 12 नंबर पर होता है भाई। तो देखिए 12 से 11 -1, 9 से 8 -1, 11 से 10 -1, 5 से 4 -1। पहले को करा है। अब इसी तरह हम लोग करते हैं जिस तरह से हमको बताएं, जिससे हमको प्ले का पूछा है। तो पी के पहले कौन आता है? ओ पी होता है, ओ लिख दें। एल के पहले कौन होता है? के एल होता है, तो के हम लिख देंगे, ओके। और उसके बाद ए के पहले कौन होता है? कोई बता सकता है क्या ए के पहले कौन होता होगा? अभी हमने बताया है कि 27 पे ए होता है, ए के पहले 27 के पहले 26 होता है, जेड होता है सर जी, जेड होता है। तो ओ के जेड क्या ऑप्शन दिया? ओ के जेड, देखिए ओ के जेड सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। ओ के जेड। और वाई के पहले कौन होता है? एक्स, वाई, जेड, तो एक्स होता है, ओ के जेड एक्स। देखिए सी ऑप्शन दे रखा है। क्या कोई दिक्कत हुई? इस तरह के प्रश्न दोस्तों टाइम बचत करने का बिल्कुल निंजा ट्रिक है मेरे भाई। इस तरह का प्रश्न आपको हल करना ही पड़ेगा साथी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है दोस्त। इस तरह के प्रश्न को आपको काफ़ी अच्छे से हल करने की जरूरत है। जिस देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। जैसे देखिए दोस्त आपका वाक्य, अक्षर, पैराग्राफ, अध्याय, पुस्तक दे रखा है कि नहीं? तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले नंबर को देखिए और देखिए क्या क्या कैसे बन सकता है। इसको आपको इस तरह के प्रश्न हमेशा याद रखिए दोस्तों। बड़ी इकाई से लेकर छोटी इकाई तक की मतलब कि क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। हमेशा बड़ी से लेकर छोटी इकाई तक आपको क्या करना है? प्रगति का प्रतिनिधित्व करना है, हमेशा याद रखिए। तो सबसे पहले इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्त आप सभी को पता होगा जो अध्याय है, अध्याय को मिलाकर एक क्या बनता है? जैसे दोस्तों आपका अध्याय को मिलाकर एक पुस्तक मिलता है, तो पुस्तक हमेशा आपका 5 नंबर पर हो जाएगा। उसको देखिए आपका नंबर के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। देखिए पुस्तक यहाँ पर दिया है, तो अध्यायों को मिलाकर एक पुस्तक बनती है, बिल्कुल 5 नंबर पे। उसी प्रकार कई पैराग्राफ क्या बनाते हैं? एक अध्याय बनाते हैं, कई पैराग्राफ जैसे रहते हैं दोस्त, ऐसे रहे तो एक अध्याय बनता है ना। तो अध्याय कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। देखिए 5, 4 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि अध्यायों को मिलाकर एक पुस्तक बनती है, ध्यान से सुनते रहिए। उसके बाद मेरे भाई कि एक पैराग्राफ जो था, बड़े पैराग्राफ एक अध्याय बनाते हैं। उसके बाद तो दोस्त मेरे भाई उसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में कौन बनाता है? वाक्यों को पैराग्राफ बनाने के लिए समूहबद्ध किया जाता है। वाक्यों को पैराग्राफ बनाने के लिए समूहबद्ध किया जाता है। तो वाक्यों को पैराग्राफ, तो 3 नंबर पे कौन है आपका? पैराग्राफ। देखिए 5, 4, 3 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई और वाक्यों बनाने के लिए अलग अलग अक्षरों का उपयोग करते हैं, सभी को पता होगा। वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग अक्षरों का उपयोग करते हैं ना। तो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर पर कौन है? वाक्य है, तो आपका 1 हो जाएगा। 5, 4, 3, 1। और दूसरे नंबर पर कौन है सर जी? अक्षर हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग? 5, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन कैसा है? 5, 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन दिया है मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5, 4, 3, 1, 2 हो जाएगा मेरे भाई। ओके, हमेशा याद रखिए अध्यायों को मिलकर एक मतलब की पुस्तक बनता है, और साथियों की कई पैराग्राफ, बड़े पैराग्राफ एक अध्याय बनाते हैं, आपने देखा होगा। और दोस्त वाक्यों को जैसे पैराग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है? समूहबद्ध किया जाता है ना। और वाक्य बनाने के लिए हम लोग अलग अलग अक्षरों का उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका 5 नंबर पे पुस्तक, 4 नंबर पे अध्याय, 3 नंबर पैराग्राफ, उसके बाद दोस्त 1 नंबर पे वाक्य, दूसरे नंबर पे अक्षर आता है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से भिन्न अक्षरों का चयन कीजिए। चलिए दोस्त निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से भिन्न अक्षर का पहला ऑप्शन देखिए जेड है। जेड आपका 26 नंबर पे, भी आपका 22 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर पे। 26 से 22 -4, 22 से 18 -4, पहला ऑप्शन। दूसरा क्यू एम आई, क्यू आपका 17 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे। 17 से 13 -4, 13 से 9 -4, बिल्कुल -4 हो गया। ऑप्शन सी ओ आपका कितने नंबर पे? 15 नंबर पे, के आपका 11 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे। -4 बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे, टी आपका 20, देखिए यही हो गया। 23 से 20 -3 कर दिया, तो डी ऑप्शन हो गया। टाइम बचा था इस तरह का प्रश्न हल करने के, तुरंत आप लोग कोड कीजिए, आगे बढ़ जाइए। और टी से पी तो बिल्कुल आपका 4 को गया, क्योंकि टी आपका 20 होता है, पी आपका 16, लेकिन डब्ल्यू से टी किया -3 का गैप किया है। डब्ल्यू 23 का होता है, टी आपका 20 का होता है। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 51 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से भिन्न शब्द का युग्म चयन कीजिए।
ओटावा कनाडा, कराची पाकिस्तान, रोम इटली, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। ये सब दोस्त आपका पहला शब्द राजधानी या दूसरा शब्द देश है, तो आपको इनमें से भिन्न शब्द का चयन करना। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी दोस्त हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कनाडा की राजधानी ओटावा, पाकिस्तान की क्या होती है, इटली क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया क्या होती है। चलिए बताइए, देश राजधानी के सिलेक्ट करना, चारों ऑप्शन याद करेंगे आप लोग। चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्त इस तरह से टोटल 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताएं आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। उम्मीद करूंगा दोस्त आज की सेशन में काफ़ी मतलब ईमानदारी से आपने ये सेशन लिया होगा, बिल्कुल अच्छे से लिया होगा मेरे भाई, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल जैसा एमटीएस एग्ज़ाम लेता है मेरे भाई, उसी तरह मैं ये आपके सेशन तैयार किया। ओके मेरे भाई, तो चलिए दोस्त आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कितने दोस्त 11:30 हम पे मैथ क्लास के। आज साथियों जब शाम को 7 बजे क्लास होगी, आप लोग तैयार रहेंगे दोस्तों। कम से कम दोस्तों 60 से 65 प्रश्न करेंगे। आपका 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं आज शाम को 7 PM पे। याद रखिए दोस्तों शाम को 7 PM में, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर को स्टे रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। ओके मेरे भाई, चलिए मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, माता पिता ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। ओके दोस्त, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए दोस्तों, अपने से पढ़ने का प्रयास अधिक से अधिक करें। ओके दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।